कोली और डागी। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड या कोल जाति की छोटी छोटी बरादरियों उदाहरणतः संस्थाल, हो, गदाबो, पानो, मनाड़ी, चंचू, टोडा, काडर, महादेव कोली, वारली, उरांव, मुंदा, खड़िया, खूंद, सावड़, जवांग, मुड़िया, सराओं आदि की तरह हिमालय के दामन में बसने वाले डागी भी ऐसी ही एक उपजाति है। आज कोली और डागी में बहुत कम अंतर रह गया है, परंतु 1891 की जनगणना के समय ये दोनों स्पष्ट रूप में अलग अलग जातियां थी और इनका इंदराज भी अलग तौर पर कागजात में हुआ है। उसके अनुसार कुल्लू भर में कोलियों की संख्या 15,670 थी और डागियों की संख्या 13,343 थी। इन दोनों उपजातियों में बहुत सी भिन्न अनुश्रुतियां हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार जिन कोलियों ने डग अर्थात मरे हुए जानवरों को, जिनमें गाय बैल भी शामिल है, खाना आरंभ किया, उन्हें बरादरी में घटिया दर्जा देकर डागी कहा गया। यह शब्द फारसी के शब्द दागी का बिगड़ा हुआ रूप भी हो सकता है, अर्थात दागदार या ऐसा व्यक्ति जो किसी घटिया कार्य का दोषी हुआ हो। जिस तरह छत्तीसगढ़ की कुमार आदिवासी जाति के लोग चूहे का शिकार करके उन्हें खाते हैं, उसी तरह आज से कुछ समय पहले तक बहुत से कोली या डागी लोग कुल्लू में भी चूहे खाने में परहेज नहीं समझते थे, बल्कि चूहों को भूई चिड़ू कहा जाता था, अर्थात भू पंछी कहकर चूहों को खाते थे। धोखा देने या दगा करने की भी ऐसे लोगों से संभावना की जाती है। कहा जाता है कि मनाली के राणा झीणा को मरवाने के लिए राजा सिद्ध सिंह ने शनाक गांव के मुछियाणी नाम बड़ई को उकसाया, जिसने धोखे से झीणा राणा को अपने तीर के निशाने से मौत के घाट उतार दिया। इस दगा के कारण उसे दगई कहा गया। कुल्लूई भाषा में धोखा और दगा देने वाले को दगई कहा जाता है और इसी से यह शब्द डागी बन गया। हिमाचल में राजगढ़, गिरिपार, तहसील रेणुका में इस उपजाति को डगोली कहते हैं। बहुत पुराने समय में कुलूत के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया प्रतीत होता है जब दो ही प्रकार के लोग यहाँ रहते थे। बाहर के डागी और अंदर के धौनी कहलाते थे। तब संभवतः बहुत से कोली लोग भी अनजाने से अपने को डागी ही कहते होंगे और अब धीरे धीरे उनमें अपनी वास्तविकता जाग उठी। तब न केवल उन्होंने अपने आप को कोली कहना आरंभ किया, बल्कि कुछ बुरे रिवाजों और बुरी आदतों को भी छोड़ दिया होगा और फिर 1861 से चलकर आज तक का अर्थात लगभग एक शताब्दी होने को आई कि इस बरादरी के सब सदस्यों में आत्मसम्मान की किरण फूट पड़ी। उन्हें अपनी वास्तविकताओं का पता लगने लगा। उन्होंने मरे पशुओं का मांस खाना छोड़ दिया। बरादरियों के रिवाजों में भी कुछ सुधार सोचा, रहन सहन में भी परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया और परिणाम स्वरूप आज कोई भी डागी कहलाने को तैयार नहीं। 1961 की जनगणना में सबने अपने आप को कोली लिखवा दिया और अपने आप को उस बड़ी कोलारियन जाति से संबंधित कर दिया जो ऋग्वेद काल में ना तो अछूत थी और न थी घटिया, बल्कि कोलितर राज शंभर और राजा भेद की वह जनता थी जिसने प्राचीन समय में हिमालय और उसके पहाड़ी दामन में दूर दूर तक और बहुत समय तक शासन किया था। परंतु कालांतर में जिनकी परिस्थिति इस कदर बिगड़ गई कि जमाने हाल ने कहा, रोशनी लूट ली उभरे हुए मीनारों ने, पस्त जरों के मुकद्दर में वही रात रही। किरात। डॉक्टर BS गुहा ने मानव वंश को जिन 6 भागों में बांटा है उनमें एक मंगोलाइड है, अर्थात मंगोलियन। इसकी एक शाखा तिब्बती मंगोलियन कहलाती है जो हिमालय के पश्चिम से पूरब तक फैली हुई है। किसी कदर नस्ली तब्दीली के साथ साथ लगभग इसी बनावट के लोग हिमालय के अंदर की तरफ तलहटी में चंबा से लेकर आसाम तक किरात कहलाते थे। मध्य भारत की ओर भी किरात लोग रामायण काल में चले गए होंगे, क्योंकि रामायण के अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने किरात जाति का वर्णन किया है और उनको कोल किरात भील बनचारी तथा बंचर कोल किरात बचारे आदि लिखकर कोल और भील जातियों के साथ साथ रहते हुए बताया है। वास्तव में ये जातियां साथ साथ ही बढ़ती, फैलती और पनपती रही हैं। हिमालय के दामन में भी किरात लोग कोलों के साथ साथ रहते रहे हैं, बल्कि एक दौर इतिहास में ऐसा भी आया है
जब किरात लोगों का शासन भी हिमालय के पहाड़ी प्रदेशों में दूर पार तक फैला हुआ था। यदि राहुल सांकृत्यायन का यह विचार मान लिया जाए कि दस्यु राज्यंभर किरात जाति से था, तो हमें किरात जाति का ऋग्वैदिक काल में भी आबाद होना स्वीकृत करना होगा। परंतु शंबर तो कोल जाति से था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वैदिक काल में किरात जाति का अस्तित्व था या नहीं, परंतु बाद के साहित्य में किरात लोगों का वर्णन प्रायः आया है। रामायण के बाद महाभारत में भी किरात लोगों का वर्णन हिमालय के आसपास की घाटियों में मिलता है। इस पुस्तक के पहले अध्याय में पृष्ठ 3 पर महाभारत की एक घटना का वर्णन किया गया है, जब पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन को हिमालय में आकर तपस्या करनी पड़ी थी। ये तपस्या अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर आकर की थी, जो मनाली से हाम्टा के रास्ते स्पीति को जाते हुए दिखाई देता है। लिखा है कि भगवान शंकर अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न तो हुए, परंतु उन्हें अर्जुन की शक्ति पर शक था और वे पाशुपत अस्त्र देने से पहले ये निश्चय करना चाहते थे कि क्या अर्जुन में उसे संभालने और चलाने की शक्ति है भी या नहीं। वे अर्जुन की शक्ति आजमाने के लिए चल पड़े। इंद्रकील पर्वत के पास जब शंकर भगवान पहुंचे तो देखा कि अर्जुन एक जंगली पशु का शिकार कर रहा है। जानवर कुछ दूरी पर भागा जा रहा है और अर्जुन तीर कमान लिए उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन ने तीर चलाया और जब वह उस गिरे हुए शिकार के पास पहुंचा तो देखा वहां एक किरात खड़ा है और कहता है कि शिकार मैंने मारा है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। दोनों ने अपने अपने धनुष संभाल लिए और एक दूसरे पर वाण वर्षा करने लगे। बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। जब भगवान शंकर ने देखा कि अर्जुन थककर चूर हो गया है और इस बात का भी निश्चय कर लिया कि अर्जुन निसंदेह ही वीर है, तब आंख झपकने में उसी स्थान पर लोप हो गए। अर्जुन किरात के इस प्रकार अकस्मात अंतर्हित हो जाने पर बहुत हैरान हुआ और घबराया भी, परंतु दूसरे ही क्षण उसे इस चमत्कार का आभास हो गया। उसे विश्वास हो गया कि किरात कोई साधारण व्यक्ति न था, बल्कि किरात के रूप में कोई और ही शक्ति थी। अर्जुन ने भगवान शंकर का ध्यान किया और तभी साक्षात महाशिव एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में पाशुपत अस्त्र लिए सामने आ गए। अर्जुन ने स्तुति की और तब शिवजी ने न केवल वह अस्त्र अर्जुन को दिया बल्कि उसे चलाने का भी सब तरीका बताया। लिखा है कि इंद्र आदि बहुत से देवताओं ने भी अर्जुन को कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए और इस तरह एक नई शक्ति लेकर अर्जुन महाभारत का युद्ध जीतने योग्य हुआ। महाकवि कालिदास ने इस घटना को संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक किरात अर्जुनी में बड़े साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यह नाटक संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह घटना हिमालय में इंद्रकील पर्वत के आसपास हुई है और उसमें भगवान शंकर ने एक किरात शिकारी के रूप में अर्जुन से लड़ाई की है। अतः सिद्ध होता है कि हिमालय के इस क्षेत्र में अधिकतर किरात लोग ही रहा करते थे और इसीलिए भगवान शंकर ने उस समय के जन साधारण के वेश में ही अर्जुन से लड़ाई मोल ली, ताकि अर्जुन को उनके बारे में आरंभ में संदेह पैदा ना हो जाए और वे पूरे निश्चय से उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकें। महाभारत की यह घटना जो वास्तविकता पर आधारित है, इस बात का विशेष प्रमाण है कि कुलूत देश में जिसमें घटना हुई, महाभारत काल में किरात लोग आबाद थे। इंद्रकील पर्वत के इस क्षेत्र में जगतसुख गांव के निकट ही अर्जुन गुफा नाम का स्थान आज भी मौजूद है और अनुश्रुति के अनुसार यही वह स्थान है जहां अर्जुन ने तपस्या की थी। अर्जुन गुफा के निकट ही शबरी देवी का मंदिर है, जिसके नाम पर शुरू का गांव आबाद है। कुलांतपीठ महात्म्य में इस सारे क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी शबरी कही गई है और इंद्रकील इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्वत बताया गया है। चूंकि भगवान शंकर के कई नामों में से एक नाम शवर भी है, इसी से पार्वती का नाम भी शबरी कहा जाता है। शवर या शावर शब्द भील और किरात का समानार्थक भी है और इस दौर की एक अलग जाति भी। जैसे रामायण की एक चौपाई में लिखा है, सपद शवर खस जमन जड़ पामर कोल किरात। इन सब का रहन सहन और वेशभूषा आदि समान होंगे, इसलिए किरात या शवर के भेष में भगवान शंकर के अर्जुन को दर्शन देने के बाद इस क्षेत्र की देवी को शबरी कहा गया।
ये सब बातें पुनः इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि कुलूत देश के पहाड़ी क्षेत्रों में किरात लोग आबाद थे। वैदिक एज के लेखक ने भी इस बात की पुष्टि की है। पुस्तक के पृष्ठ 167 पर वह लिखता है कि ईसवी सदी से बहुत पहले एक और जातीय तथा भाषाई सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर प्रभावित हुई, जिसे मंगोलाइड या सीनो तिब्बतन कहा जाता है। ये लोग किरात थे, परंतु इनका प्रभाव स्थानिक ही अधिक रहा है। श्री राहुल सांकृत्यायन ऋग्वैदिक आर्य के पृष्ठ 82 पर किरात लोगों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि किसी समय सारे हिमालय में किरात लोग बसते थे। पश्चिम में चंबा से लेकर पूर्व में नागा लोगों की भूमि तक और आगे ब्रह्मा थाईलैंड होते हुए हिंद चीनी तक इस जाति का पता चलता है। आजकल के विद्वानों ने इस जाति का नाम मोन खमेर भी प्रस्तावित किया है। मानसरोवर, नेपाल तथा अन्य बहुत से उत्तर पश्चिमी इलाकों में वहां के पुराने निवासियों को मोन या मोनप्पा कहा जाता है और कंबोडिया आदि उत्तर पूर्व इलाकों के पुराने निवासियों को खमेर कहते थे। इन दोनों नामों को मिलाकर मोन खमेर नाम प्रस्तावित किया गया ताकि उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक मिलने वाले किरात लोगों को एक ही नाम दिया जा सके। कदरे पीला रंग, आंखों के पपोटे उभरे हुए और किसी कदर लटके हुए, गोल सा चेहरा और चपटी नाक प्रायः ऐसे शारीरिक चिन्ह किरात लोगों के होते हैं। लद्दाख, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर के लोगों में प्रायः किराती आकार पाए जाते हैं। इसी तरह गंगोत्री से ऊपर नीलिंग के रहने वाले और नीतिमाना के तोलछे और अल्मोड़ा के मलम लोग भी यद्यपि किराती भाषा नहीं बोलते, परंतु इनके चेहरे मोहरे किरात लोगों जैसे होते हैं। कुल्लू और हिमाचल की ऊंची ऊंची जगहों के रहने वाले लोगों में भी इस प्रकार की मुखाकृति देखने में आती है। कुल्लू घाटी के मलाना गांव के लोग यद्यपि भाषाई दृष्टि से किराती प्रतीत होते हैं, परंतु चेहरे की बनावट इनकी पूर्ण आर्यन दिखाई देती है। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 44 में भी किरात लोगों का वर्णन दर्द और खश लोगों के साथ आया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि दर्दस्तान से लेकर उत्तर पूर्व की ओर खश और किरात लोग साथ साथ आबाद थे। बृहद संहिता में भारत के उत्तर पूर्व में किरात लोगों के होने का वर्णन आया है। महाभारत के जनपर्व में एक दूसरे स्थान पर भी सबाहु के देश का वर्णन आया है, जहां किरात, तंगुन तथा पुलंद जाति के लोग रहते थे। यह सबाहु कहां का राजा था निश्चय से कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि हिमाचल में शिमला के निकट सबाथु या सपाटू नाम के स्थान से सबाहु की कल्पना की जा सके। महाभारत की यह घटना पांडवों की हिमालय यात्रा के संबंध में है। तब पांडव गंधमादन पर्वत पर जाते हुए सबाहु के देश से गुजरे थे। गंधमादन पर्वत गढ़वाल में है और निसंदेह इंद्रकील से गंधमादन पर्वत जाते हुए सबाहु का देश हिमाचल का ही क्षेत्र हो सकता है, जहां किरात लोगों के होने का उल्लेख आया है। श्री D.R. रेधी नेपाल की ऐतिहासिक खोज करते हुए अपनी पुस्तक एंशिएंट एंड मिडिएवल नेपाल के पहले ही पृष्ठ पर लिखते हैं कि काठमांडू की वादी में प्राचीन समय में किरात लोग ही आबाद थे। आगे चलकर वे ये भी लिखते हैं कि नेपाल में सबसे पहले संभवतः किरात वंश का ही शासन था और इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस देश में मानव वंश की सबसे पहली स्थापना किरात लोगों ने ही की है। पूर्वी नेपाल के दूरस्थ तथा घने जंगलों वाले इलाके को आज भी किरात देश कहते हैं। श्री रेधी तो यहाँ तक लिखते हैं, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन लेखों के अनुसार हिमालय में रहने वाले हर एक व्यक्ति को किरात कहा जाता था। नेपाल की अधिकतर आबादी जो नेवार कहलाती है, श्री रेधी और दूसरे विद्वानों के अनुसार मूल रूप में किरात सभ्यता से ही संबंधित है। मसीह से 7 सदी पहले के लगभग इस क्षेत्र में किरात लोगों के आबाद होने का पता चलता है, जबकि वंशावलियां और अन्य प्राचीन प्रलेख किरातों के इतिहास को मसीह से 3000 साल पहले तक ले जाते हैं। वंशावली के अनुसार आरंभ के जिन 28 किरात राजों के नाम सामने आते हैं, उनमें पालंबर, पौबी, हुत्मी, सुपरमा, बोंका, स्थूलका, जगरू, सूलका, केसु, खम्बू, गोंथू, खेम्बू, सामे, गुंजा, सिम्बू आदि ऐसे नाम हैं
जो लगभग कुल्लू और कांगड़ा में आज भी आम पाए जाते हैं। पालंबर यदि सबसे पहले किरात राजा या मुखिया का नाम है तो निसंदेह इसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप शब्द लंबर है, जो बाद में लंबर या लंबरदार बन गया होगा। कुल्लूई भाषा में इसे लांबर कहा जाता है। ठेठ पंजाबी भाषा में यह शब्द लंबड़ बोला जाता है। क्योंकि प्राचीन समय से गांव के मुखिया को लंबर, लांबर या लांभर कहा जाता रहा है, इसलिए यह शब्द अवश्य ही किरात भाषा और किरात सभ्यता की देन है, जो आज तक इस बात की याद ताज़ा कर रहा है कि किसी समय सारे हिमालय में कोलों के साथ साथ किरात लोग भी आरंभिक निवासियों में शामिल रहे हैं। पौबी, झगड़ू, केलू, खेमू, गांतू, खेम्बू, श्यामू आदि नाम कुल्लू कांगड़ा भर में गद्दियों तथा अन्य लोगों में प्रचलित हैं। इनमें प्रकट होता है कि कांगड़ा में भी किसी समय किरात संस्कृति के छींटे पड़े हैं। बैजनाथ प्रशस्ति में भी, जो कि एक ऐतिहासिक प्रलेख है, बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम लिखा गया है। इस बात का संकेत श्री राहुल भी अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक आर्य के पृष्ठ 84 पर करते हुए लिखते हैं कि जिस गांव में बैजनाथ का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, उस गांव को 10वीं-11वीं शताब्दी के एक शिलालेख में किरग्राम लिखा गया था। सभ्यता के उपर्युक्त प्रभाव उन किरातों के हैं जिनके बारे में हमारा विचार है कि वे उत्तर पूर्व की ओर से इधर आए होंगे। वास्तव में कुछ देशों पर जिन किरात लोगों का अधिक प्रभाव पड़ा, वे मंगोल जाति से सीधा संबंध रखते हैं। एक समय इतिहास में ऐसा भी आया है जब कोल लोगों का सारे तिब्बत, चीन, मंगोलिया तक प्रभाव फैला हुआ था। बौद्ध धर्म के तिब्बत में जाने से पूर्व वहां के लोग बौन या पौन धर्म को मानते थे और कोलों की तरह प्रकृति की अच्छी या बुरी शक्तियों की पूजा करते थे। जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक तथा मनुष्य की बलि देना भी उनके उस धर्म में शामिल था। पशु बलि देना, उनकी टांगे तोड़ना, अंतड़ियां निकालना, देवताओं को प्रसन्न करना आदि रिवाज बौन धर्म में थे। इसी प्रकार के रिवाज जैसे मेढ़े को लिटाकर उसकी छाती चीरकर दिल का निकालना और देवताओं की भेंट करना, फिर टांगे काटना और इस तरह तड़पा तड़पा कर पशु को मारना आज भी कुल्लू के गांव मलाना, जाना आदि में प्रचलित है। मनुष्य की बलि देने का त्योहार काही का भी कुल्लू भर में कभी होता था, अब भी होता है, परंतु अब मनुष्य की बजाय बकरे, भेड़ू आदि की बलि दी जाती है। कहा नहीं जा सकता कि इस प्रकार के ये रिवाज यहां से तिब्बत की ओर गए या तिब्बत की ओर से इधर आए। बहरहाल कोल और किरात सभ्यता को जुदा भी नहीं किया जा सकता और यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसका किस पर कब प्रभाव पड़ा। हाँ, मिस्टर चार्ल्स बेल के अनुसार तिब्बत के ऐतिहासिक अभिलेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईस्वी पूर्व 3री सदी से लेकर ईस्वी सदी के 400 वर्ष बाद तक, अर्थात लगभग 700 वर्ष तक तिब्बत के आरंभ के शासकों ने बौन धर्म को बढ़ावा दिया। उनका कहना है कि क्योंकि तिब्बत का प्रथम लिखित राजा एक भारतीय था जो कौशल के महाराज का 5वां लड़का था, इसलिए हो सकता है कि ब्राह्मण धर्म के कुछ प्रभाव वहां से आए हों। तिब्बत के इस ऐतिहासिक प्रलेख का हवाला जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1881 भाग 3 के पृष्ठ 315-316 से मिलता है और इस महत्वपूर्ण खोज से यह तथ्य सामने आ जाता है कि प्राचीन बौन धर्म वास्तव में प्राचीन आर्य सभ्यता का ही एक रूप है। ईस्वी सदी 9वीं में सर ऑरेल स्टेन ने चीनी तुर्किस्तान में तिब्बत के कुछ ऐसे प्रलेख खोज निकाले थे जिनमें बौन ढंग के स्वस्तिका निशान थे। इन प्रलेखों की पुष्टि पादरी A.H. फ्रैंक ने की थी। इससे सिद्ध होता है कि बौन धर्म में स्वस्तिका का निशान मामूली अंतर के साथ बिल्कुल आर्यन सभ्यता की देन है। चीनी तुर्किस्तान में एक स्थान का नाम इक्सू है, जैसे हमारे यहाँ धमसू, जलसू, भागसू आदि हैं। तिब्बत में शक्ति की पूजा भी होती है। पाल्दन लामो बौद्ध शक्ति का नाम है, जबकि बौन धर्मानुसार जिस शक्ति की पूजा होती है उसे पाल्दुन सिसुमा ग्यामो कहते हैं, जिसके अर्थ हैं 3 लोकों की सुंदरी, अर्थात त्रिपुरा सुंदरी। बौन धर्म में सूर्य की पूजा भी की जाती है। इन लोगों को गयंग डरुंग बोन अर्थात स्वस्तिका बोन कहते हैं। इस तरह असंख्य रीति रिवाज, साझी परंपराएं, भाषा और शब्द, घटनाएं और दुर्घटनाएं
ऐसी हैं जिनसे हिमालय के उस पार तिब्बत और चीनी तुर्किस्तान के इलाके तक आर्यन सभ्यता के प्रभाव का पता चलता है। ठीक इसी तरह इन किरात लोगों का प्रभाव हमारे देश के पहाड़ी इलाकों पर भी स्पष्ट रूप से रहा है। तिब्बती भाषा में दर्रे को ला कहते हैं, इसलिए कुल्लू भर में कितने ही ऐसे स्थान हैं जिनके अंत में ला आता है, जैसे नशाला, तोंदला, छुरला, रहला, सजला, हुरला, कांगड़ा में बंदला और मंडी हिमाचल में नारला, लाहौल में गोंधला आदि स्थान हैं। ये सब दर्रे तो नहीं हैं, परंतु पहाड़ के दामन में ऐसे स्थान हैं जहां से किसी नदी नाले के साथ साथ पहाड़ की दूसरी तरफ को रास्ता खुलता है। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में अंग, इंग, आंग और चा लगता है वे भी तिब्बती भाषा पर आधारित माने जाते हैं। यह स्थान कुल्लू में सोलंग, कुलिंग, शालंग, बाशंग, सीलंग, कालंग, समालंग, हुरंग आदि है। मंडी में दरंग और लाहौल में तेलंग, ठोलंग, गुमरंग, मुलिंग, केलंग आदि स्थान किरात संस्कृति के इन इलाकों में स्पष्ट प्रमाण हैं। इसी तरह करजा, गजा, नजा आदि शब्द वास्तव में करजांग, गजांग और नजांग है। इस तरह के नाम प्रायः हिमालय पर के किरात देशों में आज भी हैं। कुल्लू में पनगां और तिब्बत लद्दाख के बीच एक दर्रे का नाम भी पिनगांग ला है। कड़िंगचा, बड़िंगचा, नांगचा, धड़िंगचा, शलिंगचा आदि नाम भी ऐसे ही हैं जैसे तिब्बत की एक पार्क का नाम कालंगचा है। उपर्युक्त नाम कुल्लू के विभिन्न स्थान तथा गांव है और लाहौल में दारचा, बारालाचा और कारचा आदि नाम भी इस संबंध से लिए जा सकते हैं। लद्दाख में एक स्थान का नाम खारुल है और ऐसा ही नाम उझी नगर के पास ही एक गांव का है जिसे खरूल कहते हैं। चचोगी भी छोजोग शब्द से बिगड़कर बना है। छाकी और छीका शब्दों का आधार भी किराती भाषा है। जोकांग लहासा का एक मंदिर है जो पब्लिक हेल्थ सेंटर और अस्पताल का भी काम देता है। गांव नगर के एक हिस्से का नाम आज भी जोक है जो संभवतः किरात लोगों के पूर्ण प्रभाव के समय इस केंद्र का ऐसा ही मंदिर होगा। जोंग शब्द भी तिब्बती है जो जिला या इलाके के अधिकारी के लिए भी प्रयुक्त होता है और जिला के लिए भी। इस प्रकार का शब्द कटराई के पास जोंग नाम का गांव है। लगवैली में भी जोंग नाम का गांव है। ये इसी संबंध की यादें प्रतीत होती है। कुल्लूई भाषा में एक शब्द है राला अर्थात लंबे बाल। तिब्बती भाषा में भी रालपा लंबे बालों को कहते हैं। कुल्लू घाटी के गांव मलाना की भाषा में अनगिनत शब्द तिब्बती भाषा के हैं, जैसे घी को मार, लकड़ी को शिंग और पानी को ती कहा जाता है। ग्लॉसरी ऑफ ट्राइबल्स एंड कास्ट के लेखक का विचार है कि लाहौल के आदिवासी लोगों को मोन या मोनप्पा कहा जाता था। जनरल कनिंघम ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है कि हिमालय के दामन में प्राचीन लोग मोन कहलाते थे। तिब्बती भाषा में मोन को मौलान कहते हैं, जिससे एक और वास्तविकता प्रकट होती है। गांव मलाना का नाम तिब्बती भाषा के मोलान से संबंधित है, अतः मलाना तिब्बती नाम है जिसका अर्थ है मोन लोगों का गांव। मोलान और मलाना शब्दों का तिब्बती भाषा से निकट संबंध एक और शब्द से भी प्रकट होता है। लाहौल स्पीति, लद्दाख, जस्कर तथा चंबा पाडर में बिल्ली को पुशी कहते हैं, जबकि तिब्बत और मलाना में जिमी कहते हैं। हालांकि पूर्वोक्त इलाके तिब्बत से हर अवस्था में निकट हैं, परंतु बिल्ली के लिए जिमी का प्रयोग केवल तिब्बत और मलाना में समान होना इस बात की पुष्टि करता है कि मलाना के लोग मौन हैं और तिब्बती मंगोल नस्ल की उस शाखा के सदस्य हैं जिन्हें आज के अनुसंधानकर्ता मोन खमीर कहते हैं। ये किरात हैं और श्री राहुल भी इस बात की पुष्टि करते हुए अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक आर्य के पृष्ठ 24 पर लिखते हैं कि कुल्लू सब डिवीजन की मलाना घाटी में किरात बोली बोलने वाला मलाना एक बड़ा सा गांव है। वह भाषा में जरूर किरात है, परंतु आसपास के खसों के समुद्र में एक छोटा सा टापू कैसे अलग थलग रह सकता है। मलाना वाले मुख मुद्रा में खस होते हुए भी भाषा से मौन है। और एक जगह श्री राहुल लिखते हैं कि 7वीं सदी के अंत में तिब्बती लोग मानसरोवर और अन्य विभिन्न भागों से हिमालय में आगे बढ़े। वे यहाँ के लोगों को मौन और उनके देश को मौन्युल कहते थे। तिब्बत के ये किरात लोग जब बारालाचा और रोहतांग होते हुए
व्यास की ऊपरी घाटी में पहुंचे होंगे तो उन्होंने इस इलाके को भी मॉन्यूल कहा होगा, जो बाद में बिगड़कर मनाली बन गया। क्योंकि मॉन्यूल से मनाली बनना भी तो ठीक संभाव्य है। मॉन्यूल, मन्यूल, मनाली। इससे पहले हम मनाली को मनवाल्य अर्थात मनु का घर सिद्ध कर आए हैं, और यह भी हमारा विचार पक्का है कि शब्द मौन भी मनु से ही संबंध रखता है, तथा तिब्बती भाषा का शब्द युल भी संस्कृत शब्द आले से मिलता जुलता है। अतः मनाली शब्द मनवाले से भी बन सकता है और मॉन्यूल का अर्थ भी मनु का घर ही है। इस भाषाई अंतर से हमारी ऐतिहासिक खोज में वृद्धि जरूर हो जाती है कि मॉन्यूल से मनाली मान लेने पर हमें कुलूत देश पर किरात संस्कृति के प्रभाव का पता चलता है। इतिहास के इसी दौर में मनाली में एक बहुत बड़े बौद्ध विहार के होने का भी पता चलता है, जिसका वर्णन जी.सी. हवल सहायक कमिश्नर कुल्लू ने 1910 में जर्नल ऑफ द पंजाब हिस्टोरिकल सोसाइटी के एक खंड में किया था। मिस्टर टाइसन ने अपनी पुस्तक द हैप्पी वैली में मिस्टर हवल के ही शब्दों में उस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। 20 वर्ष से अधिक समय हुआ जब एक बौद्ध भिक्षु लहासा से अपने परिचय और भेंट पत्रों के साथ एक पत्र लाहौल के ठाकुर हरिचंद के नाम लाया। मैं अपने साथ मनाली का एक पुराना नक्शा भी लाया था, जिसमें उस बौद्ध विहार का भी वर्णन था जो वहां कभी स्थित था। उस भिक्षु ने बताया कि लामाओं ने उस विहार को बहुत जल्दी में छोड़ा था, परंतु जाने से पहले वे इस पुस्तकालय को एक गुफा में या भूमि के अंदर कमरों में बंद कर गए थे और दरवाजे पर लकड़ी के शहतीर रखकर उन्हें मंत्रों से ऐसे गाड़ गए थे कि कुल्लू का कोई वीर या शक्ति वाला आदमी भी उनको हिला ना सके। जब यह भिक्षु मनाली पहुंचा तो सीधा उस जगह गया जहां मंदिर के पास 2 लकड़ी के शहतीर रखे थे, परंतु उन मंत्रों का ही प्रभाव था कि वह उनको हाथ न लगा सका और वापस चला गया। इस तरह यह रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। उपर्युक्त घटना के सत्य होने में कोई शंका नहीं, क्योंकि चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा संस्मरण के अनुसार भी कुल्लू में 20 के लगभग बौद्ध विहार थे, जिन्हें संघारम भी कहते थे। इनमें 1000 के लगभग भिक्षु महायान धर्म का पालन करते थे। इन्हीं विहारों में से एक मनाली में होगा और वह सबसे बड़ा केंद्र होगा जिसकी बहुमूल्य पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए लामाओं ने ऐसा किया होगा। अन्य ऐतिहासिक तथ्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुलूत देश में प्रायः न केवल किरात संस्कृति की गहरी छाप पड़ी है, बल्कि लाहौल स्पीति की कुलूत के साथ लगती हुई सीमाओं पर ऊंची ऊंची जगहें तो इस ऐतिहासिक दौर में इन्हीं किरात लोगों के कब्जा में थी। कुल्लू राजाओं की वंशावली के अनुसार कुल्लू के पहले राजा भंग मणिपाल का पहला टकराव ऊझी के गांव जगतसुख में हुआ था, जब भनारा में स्थित पित्ती ठाकुर को मारकर उसने अपना राज्य स्थापित किया था। तब इन पहाड़ी इलाकों पर स्पीति के किरात ठाकुरों का राज्य था और जगतसुख का नाम नास्त था। जुरा, भनारा और कोस्त 3 और गांव भी यहाँ थे। सजला गांव से 2 मील पीछे बरनाड़ नामी जगह पर भी पित्ती ठाकुरों के गढ़ों मकानों के खंडहर आज तक मौजूद हैं, जिनसे असंख्य कहानियां और अनुश्रुतियां संबंधित है। इन पित्ती ठाकुरों के वंशज अब मर मिट गए हैं, परंतु उनसे संबंधित अनुश्रुतियां अभी भी जीवित हैं। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मत है कि मनाली का झीणा राणा भी अंतिम तिब्बती शासक था, जिसे राजा सिद्ध सिंह ने साजिश करके शनाग गांव के मुछाणी नामक डागी से मरवाया था। नगर तक भी पित्ती ठाकुरों का प्रभाव रहा है। उस समय उनकी राजधानी रुमसू में थी, जिसे इसी पाल वंश के 13वें राजा विशुद्ध पाल ने विजय करके नास्त की बजाय नगर को राजधानी बनाया और फिर इसके बाद 1400 वर्ष तक नगर ही कुल्लू के राजाओं की राजधानी रहा। ऐसा लगता है कि 9वीं 10वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य तक इन पहाड़ी प्रदेशों में समय समय पर किरात लोगों का प्रभाव कभी कम और कभी अधिक होता रहा है। ऊझी नगर भी उस दौर में किरात संस्कृति का केंद्र रहा होगा और इसी तरह दशाल और जगतसुख भी बौद्ध धर्म के केंद्र रहे होंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म को भारत से निकालने का जो आंदोलन 8वीं सदी में आरंभ किया था, उसे कुलूत पहुंचने तक काफी देर लगी और जब यहाँ से बौद्ध धर्म की जड़ें उखाड़ दी गई, तब उसकी स्मृति में यहाँ इन स्थानों पर शिव मंदिर बनाए गए, जिनकी निर्माण कला दक्षिणी भारत की ही निर्माण कला का नमूना है।
इन विशेष प्रकार के शिव मंदिरों का नगर, छाकी, दशाल और जगतसुख में होना यह सिद्ध करता है कि इन स्थानों पर संभवतः पहले बुद्ध विहार और संघारम थे, जिन्हें शंकराचार्य के अनुयायियों ने मलयमेट करके उनकी जगह ये शिव मंदिर खड़े कर दिए, जिनकी बनावट संभवतः 9वीं 10वीं सदी बल्कि संभवतः इससे भी कुछ बाद की ही होगी। नगर के आसपास उस समय के गांवों के नाम खरोगी, चरानंग, नशाला, खरोल आदि इस इलाके में न केवल किरात संस्कृति का पूर्ण प्रमाण है बल्कि इस केंद्र के महत्वपूर्ण होने की ओर भी संकेत है। इसी प्रकार जगतसुख के आसपास भी 3-4 गांव थे। इनमें से जरा, भनारा अब भी मौजूद है। कोस्त उजड़ गया और नास्त का नाम जगतसुख रखा गया। मिस्टर चार्ल्स बेल की पुस्तक के एक बहुत पुराने नक्शे को देखने से पता लगता है कि तिब्बत से पूर्वी भाग में गोलोक एक बड़ा इलाका है, जिसमें जगचुक भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब यह विषय विचारणीय है और हो सकता है कि पित्ती ठाकुरों या तिब्बती प्रभाव के ऐतिहासिक दौर में नास्त का नाम मिटाकर तिब्बत आगंतुकों ने अपने उस गांव जगचुक के नाम पर ही इसका नाम जगचुक रखा हो और बाद में जगसुख कहा जाने लगा हो। आम लोग आज भी इसे जगसुख ही कहते हैं। केवल पढ़े लिखे लोगों ने बाद में जगत सुख कहना आरंभ किया होगा और इस नाम को कुल्लू राजाओं के वंश में हुए राजा जगत सिंह के नाम से संबंधित करना आरंभ कर दिया। राजा जगत सिंह 1640 में हुआ है और इसके प्रशासन काल की बहुत सी घटनाएं काफी हद तक उपलब्ध हैं। इनमें कहीं वर्णन नहीं है कि उसने अपने नाम पर जगतसुख गांव का नामकरण किया हो, न ही ऐसी घटना हुई है जिसके कारण ऐसा करने की आवश्यकता अनुभव हुई हो। इसलिए यह संभव है कि जगतसुख का आधार जगचुक ही हो और ये नाम इसे पित्ती ठाकुरों या तिब्बती स्वामियों ने दिया हो, जिनका पूर्व संबंध संभवतः तिब्बत में गोलोक के जगचुक से हो। प्रायः ऐसा होता भी है कि एक वंश किसी जगह से चलकर जब किसी दूरस्थ स्थान पर जाकर आबाद हो जाता है तो वह अपनी पहली जन्मभूमि के नाम पर ही उस नए स्थान का नाम भी रख लेता है। हमारे पूर्वज पहले कभी लाहौल की पटन वैली में ब्राह्मण कोठी के स्थान पर रहते थे और जब वे लाहौल को छोड़कर कुल्लू में आबाद हुए तो नए स्थान का नाम भी ब्राह्मण कोठी ही रख दिया। और भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। लहासा के उत्तर पूर्व में ही एक और जगह तिब्बत में है जिसे नागचुक लिखा है। अब ये तीन शब्द गोलोक, जगचुक और नागचुक जहां तिब्बत में भारतीय प्रभाव के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, वहां तिब्बती प्रभाव की दृष्टि नास्त और कोस्त को मिटाकर जगचुक नाम रखना भी कुलूत के इन इलाकों पर किरात संस्कृति के स्पष्ट प्रमाण हैं। किरात संस्कृति के प्रभाव केवल कुलूत तक सीमित नहीं रहे बल्कि कांगड़े तक भी पहुंचे हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वीराज रासो में कांगूरा युद्ध के सिलसिले में एक घटना का वर्णन आया है जिसे श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने अपनी पुस्तक संसार चंद के पृष्ठ 24 पर इस तरह दर्ज किया है। कुछ दिनों के बाद जालंधर देवी ने स्वप्न में राजा पृथ्वीराज से कहा कि मैं कांगड़ा दुर्ग अर्थात किला की बेटी हूं। तुझ पर प्रसन्न होकर वर देती हूं कि तू हाथ में तलवार लेकर पहले भोटी भान से और फिर वीर पलहण पर विजय प्राप्त कर। इस लड़ाई में तेरा सहायक वीर हमीर शत्रुओं का नाश करेगा। फिर तू उसकी सुंदर लड़की से विवाह करके घर लौटेगा। इसके बाद पृथ्वीराज कांगड़े पर चढ़ाई करता है। हमीर की सहायता से भोटी भान और पलहण को पराजित करके कांगड़ा का किला हमीर को सौंपकर स्वयं दिल्ली लौट आता है। इस घटना से यह तो पता चलता है कि इतिहास के उस दौर में कांगड़े के प्रसिद्ध दुर्ग पर भान नाम का कोई भोट राजा शासन करता था, परंतु यह था कौन? इस संबंध में लेखक का विचार है कि वह कोई किरात वंश का राजा था। किरातों में भोट या भोटिया नाम की उपजाति तो आज भी है और प्रायः तिब्बत, लद्दाख और लाहौल स्पीति तक के पुराने निवासियों को लोग भोट कहते थे। क्योंकि बैजनाथ के निकट एक शिलालेख में बैजनाथ को भी किरग्राम अर्थात किरात गांव बताया गया है, इसलिए संभव है कि कोई भोट राजा कांगड़ा तक भी पहुंच गया हो और उसने कांगड़े के दुर्ग पर भी कब्जा किया हो। तब पृथ्वीराज रासो के लेखक कवि चंद बरदाई ने भी उसे भोट लिखा। यह भोट राजा कौन हो सकता है? इसके बारे में श्री राजेश्वर प्रसाद का विचार है कि पश्चिमी तिब्बत में एक इलाका है जिसे गुगे कहते हैं।
यद्यपि आज ये इलाका सिकुड़ सिमट कर सतलुज नदी से ऊपर के भाग तक जो शिपकी आकर समाप्त हो जाता है सीमित है, परंतु घुगे के कई राजों ने समय समय पर दूर दूर तक के इलाके जीतकर उन पर शासन किया है। 10वीं सदी के लगभग इस राज्य का जाना हुआ इतिहास आरंभ होता है। इसके लगभग 20 वर्ष पहले मध्य तिब्बत के एक वीर सरदार नेमांगू ने लहासा से आकर सारे पश्चिमी तिब्बत पर अधिकार जमा लिया था। उसने लद्दाख, स्पीति और लाहौल तक भी कदम बढ़ाए थे। मरने से पहले नेमांगू ने अपना सारा राज अपने 3 लड़कों में बांट दिया था। 11वीं सदी के अंत में इस गुगे देश पर नेमांगू के दूसरे लड़के का पोता राज करता था। संभव है कि इसी गुगे के किसी राजा ने बढ़ते बढ़ते कांगड़े पर भी कब्जा कर लिया हो। लद्दाख में पाए गए कुछ ऐतिहासिक प्रलेखों से पता चलता है कि तिब्बतियों ने 3 बार कुल्लू पर आक्रमण किए। पहला आक्रमण संभवतः 1125 और 1150 सन ईस्वी के बीच हुआ। हो सकता है कि यह आक्रमण बढ़कर कांगड़े तक हुआ हो। यद्यपि ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इसके संबंध में कुछ निश्चय से नहीं कहा जा सकता, फिर भी अंदाजे गलत हो या ठीक, पृथ्वी राजरासु के उल्लेख में आया हुआ भोटी भान राजा निश्चय ही कांगड़े के किले पर काबिज था, जिसे पृथ्वीराज ने पराजित किया। इससे इस पहाड़ी प्रदेश पर किराती प्रभाव तो सिद्ध हो ही जाता है, चाहे वे अस्थायी ही क्यों ना हो। लद्दाख, लाहौल और स्पीति के इलाकों पर तो तिब्बती किरातों का प्रभाव अधिक ही रहा है, परंतु लाहौल की पटन वैली में इनका जोर कदरे कम रहा। यद्यपि मुख मुद्रा से स्पष्टतया किराती प्रभाव लक्षित होता है। जाति और धर्म के आधार पर भी ये लोग अधिकतः बौद्ध हैं। नेमांगू के उपयुक्त वर्णन से एक और महत्वपूर्ण परिणाम भी निकाला जा सकता है। कुलूत और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर आदि पहाड़ी क्षेत्रों में इलाके के मुखिया को प्रायः नेगी कहा जाता है। ये शब्द नेगी वास्तव में इसी शब्द नेमांगू का संक्षिप्त रूप है या इसी की बिगड़ी हुई सूरत है। नेमांगू का चूंकि इन सारे पहाड़ी क्षेत्रों पर प्रभाव रहा है, इसलिए जैसे किरात मुखिया पालंबर के आधार से गांव के मुखिया का नाम लंबर या लांबर पड़ गया, उसी तरह बाद में नेमांगू के आधार पर इलाके के मुखिया को नेगी कहा जाने लगा। आज भी इन पहाड़ी प्रदेशों में कुछ लोग तो वंशज रूप से नेगी कहलाते हैं। आसाम के गारो कबीले में भी मुखिया को नोकम्मा या नोगमा कहते हैं। आंकिंग नोंगमा भी कहा जाता है। शब्द नोगमा भी शब्द नेमांगू और नेगी के समीप है तथा विषय के संबंध से भी ये तीनों शब्द समान है। शब्द आकिंग से मिलता जुलता शब्द आकी है, जिसे कुल्लू में बड़े आदमी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शब्द आकी भी आकिंग का ही संक्षिप्त रूप है। आकिंग नोगमा कुल्लूई भाषा में अर्थ हुआ बड़ा आदमी या बड़ा नेगी। कुल्लूई समाज और कुल्लूई प्रशासन में नेगी और लंबर अपने इलाके और गांव में सबसे अधिक महत्व और प्रभाव रखते हैं। इनका महत्व अंग्रेजी शासन काल तक निसंदेह जारी रहा है। किरात संस्कृति की ये अंतिम निशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। लोकतंत्रात्मक तथा पंचायती राज में अब ये नाम केवल खानदानी उपाधियों के रूप में तो रहेंगे और इस प्रकार इन इलाकों पर किरात संस्कृति की याद सदैव जीवित रहेगी। ग्लॉसरी ऑफ ट्राइबल्स एंड कास्ट के लेखक प्रथम खंड के पृष्ठ 61 और 62 पर तिब्बत के बौन धर्म का उल्लेख करते हुए भी इस वास्तविकता का स्पष्टीकरण करते हैं। इनके विश्वास के अनुसार कुंतु जोंगपो अर्थात ब्रह्मा और पलदन सीसुम ग्यामो अर्थात 3 लोगों की महारानी या त्रिपुरा सुंदरी के बाद 18 बड़े देवता और 70,000 छोटे देवता इस सृष्टि के चक्कर को चलाने में व्यस्त और कार्यरत हैं। स्पष्ट है कि कुलूत में माना जाने वाला आदि ब्रह्मा देवता बौन धर्म का कुंतु जोंगपो है और पलदन सीसुम ग्यामो को कुल्लू में त्रिपुरा सुंदरी के नाम से माना जाता है। बौन धर्म में 18 बड़े देवता ही कुलूत में 18 करोड़ों के नाम से न केवल मौजूद हैं, बल्कि कुलूत की सारी धार्मिक संस्कृति इनके ही गिर्द घूमती है। किरात लोगों का प्राचीन धर्म कुलूत के प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं से कितनी समानता रखता है, ये विषय मनोरंजक के साथ साथ तथ्यों पर भी आधारित है और कुलूत किरात की सांझी संस्कृति का भी स्पष्ट उदाहरण है। श्री अनंत घोष अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पृष्ठ 21-22 पर तो यहाँ तक लिखते हैं कि भारत में आने वाले सबसे पहले लोग मंगोल नस्ल से थे जो तिब्बत से होकर आए थे।
श्री घोष के विचार में ये वही लोग थे जो उत्तर पश्चिमी सीमाओं और पंजाब में आकर बहुत समय तक रहे, जहां उन्होंने वेदों की रचना आरंभ की। इस विचार से स्वामी दयानंद जी के उस सिद्धांत की भी पुष्टि हो जाती है जिसके अनुसार वे लिखते हैं कि आर्यन लोग तिब्बत से भारतवर्ष आए हैं। तब अवश्य ही ये लोग तिब्बती किरातों की संस्कृति भी अपने साथ लाए होंगे, जिसकी झलक कुलूत किरात सांझी संस्कृति के पूर्वोक्त उदाहरणों में देखी जा सकती है। कुलूत देश में किरात लोगों की उपस्थिति और कुल्लुई संस्कृति पर उनकी सभ्यता के प्रभाव का पता कुल्लू की एक और ऐतिहासिक परंपरा से भी चलता है। कुल्लू पर राक्षस राज के उल्लेख में तांदी या टुंडी राक्ष का वर्णन हम कर चुके हैं। टुंडी खेरा और टुंडी खेल का भी वर्णन आया है। लाहौल में तांदी नाम की जगह पर चंद्र और भागा नदियों का संगम भी है और पास ही तांदी नाम का गांव भी है। ये व्यक्ति जिसे कुल्लू में टुंडी राक्ष कहते हैं अवश्य ही तांदी का किरात राजा होगा, और यदि कार्तवीर्य सहस्रार्जुन का जर्नैल टुंडी केरा हो तो केरा जाति से होगा, जो मंगोल नस्ल से संबंधित है। दोनों स्थितियों में वह मंगोल या किरात ही था। इसका दबदबा हिमालय की तराई में दूर दूर तक था। तांदी की लड़की ने एक हिंदू राजकुमार से विवाह किया था और उनके 2 लड़के मकड़ और भोट पैदा हुए थे। नौजवान होकर भोट ने सुदंगी नाम की एक तिब्बती स्त्री से विवाह कर लिया और गौमांस भी खा लिया, जिस पर मकड़ नाराज हो गया और उससे अलग हो गया, और तब उसने अपने बाहुबल से अपने लिए परिस्थितियां अनुकूल बनाने का कार्य आरंभ किया। हुरला गांव के नीचे व्यास नदी के बाएं किनारे पर उसने अपने नाम से मकड़स अपनी राजधानी बनाई और यहीं से आगे पांव फैलाने आरंभ किए। मकड़स के खंडहर, जिसे मकड़हास भी कहा जाता है, आज भी मौजूद हैं। ऐसा मालूम होता है कि मकड़ ने न केवल सारे कुल्लू पर अपना अधिकार जमाया, बल्कि उत्तर पश्चिम में मकड़ान की पहाड़ियों तक आक्रमण किए और अपना प्रभाव तथा अधिकार जमाया। मकड़ान के पहाड़ इसी मकड़ के नाम से संबंधित किए जा सकते हैं। भोट संभवतः स्पीति की तरफ निकल गया और सतलुज के ऊपर वाले इलाके में आगे गढ़वाल के अंदरूनी पहाड़ों तक अपना अधिकार क्षेत्र फैलाने में सफल हुआ। भोटिया आदिम जाति का अब भी इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिला और उसके आगे तक मौजूद हैं। इसी भोट राजा की यादगार है। इस तरह एक हिंदू राजकुमार और किरात लड़की के मेल जोल से पैदा हुए 2 नौजवानों ने मकड़ान की पहाड़ियों से लेकर गढ़वाल तक अपनी विजय और सफलता के झंडे गाड़े। यह सफलता निसंदेह कुलूत और किरात की सांझी संस्कृति का परिणाम थी। मकड़सा बहुत समय तक इस वंश की राजधानी रहा। कुल्लूई लोकगीत में मकड़सा के महत्व का पता लगता है। कहा है, कुल्लू मोंझ है मकड़सा, मंडी मोंझ टकोली, फूल निबुरु फूलिया, डंठड़ू हेरिया रोली। कुल्लू में मकड़सा और मंडी में टकोली का उदाहरण खिले हुए फूलों की तरह है। अब फूल मुरझा चुका है, डंठल देखकर रोना आता है। तिब्बती भाषा में कुल्लू का प्राचीन नाम खांडोलिंग है। खांडो या खंडो का अर्थात प्रायः डाइन डाकिनी या राक्षसी से लिया जाता है और लिंग का अर्थ है देश। इस आधार पर खांडोलिंग का अर्थ डाकिनियों का देश हुआ। कुल्लूई अनुश्रुतियों के अनुसार कुलूत देश में खंडा नाम की राक्षसी का वर्णन आता है और विशेषतः जिस स्थान से उसके निवास को संबंधित किया जाता है वह आज भी कुल्लू वादी में सिराज और सेंज के उत्तर पश्चिम में खंडाधार के नाम से प्रसिद्ध है। खंडा राक्षसी और खंडाधार में जादू टोने के प्रभाव का अब भी मौजूद होना ये हम इस पुस्तक में पीछे वर्णन कराए हैं।